गाइस वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था माहवान्स के बारे में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉरेन टूरिस्ट इन विजयनगरा किंगडम। विजयनगर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस एम्पायर है साउथ इंडिया का, जो बना है 1336 एडी में, और 300 ईयर्स हो गया विजयनगर को रूल करते हुए। तो ये रूल कर रहा है 1336 में ये बना है और ये 1670 तक रूल किया है। इसमें 4 डायनेस्टीज रूल किया है, तो जिनका नाम दिया हुआ है संगम डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी, द तुलुवा डायनेस्टी एंड द अरबिदु डायनेस्टी। और बहुत सारे लोग फॉरेन टूरिस्ट लोग विजयनगर एम्पायर को मतलब ट्रैवल किए हैं, ठीक है, यहाँ को रीच किए हैं 15th और 16th सेंचुरी में। द इटालियन ट्रैवलर 15 और 16 सेंचुरी में, ठीक है। तो एक इटालियन ट्रैवलर थे निकोलो कॉन्टी, ये विजिटेड किए विजयनगर को फिर 1420 में। पर्शियन इनवॉय अब्दुल रज़ाक, ये पर्शियन है, ठीक है, तो ये विजयनगर को विजिट किए 1442 से 1443 एडी के बीच। और पोर्तुगीज ट्रैवलर डोमिंगो पाइस विजिट किए विजयनगर को 1522 एडी में। पोर्तुगीज ट्रैवलर फर्नाओ नूनेस विजिट किए विजयनगर को 10-15 साल बाद, ठीक है। और यहाँ पे पोर्तुगीज ट्रैवलर एक और जिनका नाम दुआर्ते बारबरोसा है, ये भी विजिट किए हैं विजयनगर को 1516 में। तो जो पहला जो डायनेस्टी था विजयनगर एम्पायर का वो संगम डायनेस्टी था, ठीक है। तो जो संगम डायनेस्टी के जो ग्रेटेस्ट रूलर थे वो देवराया II थे। इनका राज में विजयनगर एम्पायर जो है वो साउथ तक फैला था, कोस्ट ऑफ सिंहाला तक, ठीक है। तो अब्दुल रज़ाक को देवराया II भी कहते हैं। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द सॉरी अब्दुल रज़ाक जो है वो देवराया II को ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द साउथ कहते हैं, ठीक है। देवराया II को ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द साउथ कौन बोलता है, ये क्वेश्चन आएगा, अब्दुल रज़ाक बोलता है, ठीक है। तो ये फॉरेन टूरिस्ट का बारे में ये इतना लिखा हुआ है। अब निकोलो कॉन्टी 1420 एडी में आए विजयनगरा को विजिट करने। इटालियन, ये वेनेशियन का ट्रैवलर थे, ठीक है। निकोलो कॉन्टी जो विजयनगरा को विजिट करने के लिए आए, और जिस टाइम पे वो विजिट करने के लिए आए उस टाइम पे देवराया I यहाँ के रूलर थे, ठीक है। तो इनका राइटिंग में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है विजयनगरा का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके अकॉर्डिंग सिटी जो इनके अकॉर्डिंग विजयनगर जो है वो 60 माइल्स तक फैला हुआ है, और इसका जो फुट मतलब इनका जो वॉल है ये माउंटेन का फुट से बना हुआ है, ठीक है। तो ऊपर तक है। तो उसके बाद नंबर ऑफ पीपल जो है आर्म्स में भी ये 90,000 वहाँ पे आर्मीज वगैरह रहते हैं। नंबर ऑफ पीपल भी दिया हुआ है 90,000, ठीक है। तो ये जो है ये विजयनगरा के बारे में निकोलो कॉन्टी बताया है। इसको ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ तो नहीं आप लोगों की बुक में। अब है अब्दुल रज़ाक क्या बोले हैं, तो पर्शियन ट्रैवलर है अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक जो है वो पर्शियन इनवॉय थे, और वो जो आज के टाइम पे ईरान है, ठीक है, उसे उन्हें मतलब पर्शियन के जो राजा थे उन्होंने इंडिया भेजा। वो 1442 में इंडिया आए और उसने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया और उसके बारे में लिखे भी कुछ। उसके हिसाब से उस टाइम वो वेस्ट से भारत आए, और खास करके विजयनगर के बारे में मतलब देखो उनको उनका राजा जो पर्शियन का जो राजा था वो उनको यहाँ भेजा, ठीक है, कि जाओ विजयनगरा जाओ और वहाँ के बारे में लिख के आओ। तो वो स्पेशली विजयनगरा के बारे में आए थे जानकारी लेने के लिए। अब अब्दुल रज़ाक कालीकट के बारे में क्या लिखे, तो इंडिया आने के बाद सबसे पहले वो कालीकट का जो वो है पोर्ट है वहाँ पे उतरे, ठीक है। उस टाइम पे कालीकट इंडिया का बहुत फेमस बंदरगाह था। बंदरगाह को में भी वो पोर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे फेमस था। अब यहाँ अरब, चीन, फ्रांस और बहुत सारे देशों के ट्रेडर्स आते थे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। कालीकट का जो राजा था वो जमोरिन था, जो यहाँ का जो ट्रेड है उसको बढ़ावा देता था। अब द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेम्पल ऑफ मैंगलोर, मैं आप लोगों को डीपली नहीं बता रही क्योंकि अगर डीपली बताने जाऊँगी तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा एंड आप लोगों को बहुत कंफ्यूज भी हो जाइएगा। तो शॉर्ट में आप लोग समझ लीजिए, और जब आप लोग MCQs याद करिएगा तो आप लोग को समझ आ जाएगा पूरा चैप्टर। अब कालीकट के लोगों के बारे में अब्दुल रज़ाक का राय क्या था, अब्दुल रज़ाक का क्या बोले कालीकट के लोगों के बारे में। तो अब्दुल रज़ाक ने लिखा कि कालीकट के लोग ईमानदार और भरोसेमंद थे। यहाँ के ट्रेड बिना डर के मतलब यहाँ के जो ट्रेडर्स थे वो बिना डर के ट्रेड करते थे। अलग अलग रिलीजन और देशों के लोग शांति के साथ रहते थे। यहाँ ट्रेडर्स इतने सेफ थे कि
लोगों को अपना सामान का चोरी का डर नहीं था, इसीलिए कालीकट उस टाइम पे इंटरनेशनल ट्रेड मतलब बहुत सारे फॉरेन ट्रेडर्स लोग आके यहाँ पे करते थे ना, तो इंटरनेशनल ट्रेडर का वो बन गया था। अब है मंगलूर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेम्पल ऑफ मैंगलोर। तो अब्दुल रजाक ने मैंगलोर के मंदिरों के बारे में लिखा कि ये मंदिर बहुत बड़ा, सुंदर और अच्छा था। मंदिर में सुंदर पेंटिंग वगैरह था। वहाँ रोज बड़ा अमाउंट में लोग पूजा करते थे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोग पूजा करते थे। मंदिर उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मतलब रिलीजियस था। यहाँ पे पूजा वगैरह करते थे ये लोग, मतलब जो हिंदू लोग होते थे वो लोग अपने धर्म को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। नेक्स्ट पॉइंट है अब्दुल रजाक डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज फर्स्ट मीटिंग विद द किंग ऑफ विजयनगर देवराया टू। तो अब्दुल रजाक जब कालीकट पोर्ट पहुंचे, ठीक है, तो वो लोग सेल करके कालीकट पहुंचे, ठीक है, मैंगलोर का। फिर फ्रॉम दिस फिर वहाँ से वो विजयनगरा अप्रैल 1443 में वो अप्रैल पहुंचे, जिस दिन वो विजिट किए थे देवराया का कोर्ट। तो वो देखे कि 5 बहुत खूबसूरत, तो वहाँ पे एक घोड़ा था और 2 बड़ा बड़ा पेंटिंग था जो 18 पीसेस सिल्क क्लॉथ कंटेन करता था एज अ गिफ्ट, ठीक है। तो वो जब वहाँ पहुंचे तो 5 घोड़ा उनको मतलब मिला, फिर जो गिफ्ट वगैरह उनको मिला। तो वो देखे कि जो किंग है वो अपना बड़ा ऐसा रूम में बैठा हुआ है, अपना राजगद्दी में बैठा हुआ है, जो उसके पास 40 टेबल्स थे। अब्दुल रजाक लिखे कि उनका डिस्क्रिप्शन में कि जो कोर्ट था वहाँ पे ब्राह्मण्स और बहुत सारे पीपल्स लोग बैठे हुए थे, ठीक है, राइट और लेफ्ट साइड में देवर आया के। और जो किंग है वो पहना हुआ था साटिन रोब का और साटिन रोब और नेकलेस वगैरह पहना हुआ था पियर्स का अपने गर्दन में। और था वो ज्यादा बूढ़ा नहीं था, वो मतलब एकदम जवान लड़का था जो लंबा था, ठीक है। उनका जो बियर्ड एक भी नहीं आया हुआ था, उसका बस थोड़ा थोड़ा बाल था चीक्स में। और वो बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा था बाकी सारे राजाओं में से। और जो वो मतलब अच्छा था, ठीक है, दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा था। अब्दुल रजाक आइडियाज अबाउट द विजयनगर किंगडम। तो अब्दुल रजाक का क्या आइडिया था विजयनगर किंगडम को लेके? तो अब्दुल रजाक अपने अब बुक में लिखे कि विजयनगरा किंगडम बंगाल का ईस्ट से साउथ वेस्ट तक फैला हुआ है, वो बहुत बड़ा था, ठीक है। तो उसका जो आर्मी है, जो किंग के पास जो आर्मी रहता था वो 11 लाख था। और कोई भी पावरफुल विजयनगरा से ज्यादा कोई भी पावरफुल राज्य नहीं था पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है। वो अपॉइंट करता था, वो मतलब ज्यादातर स्किल ऑफिशियल्स को मतलब ऑफिसर लोग को अपॉइंट करता था, और ज्यादातर वो ग्रामीण लोग को प्रायोरिटी देता था। दीवान खाना के बारे में डिस्क्रिप्शन किए तो दीवान खाना राजा का शाही दरबार होता था, जहाँ राजा अपने अधिकारी, वहाँ ऑफिसर्स, मंत्री, ठीक है, वो लोग के साथ मेहमानों से मिलते थे। अब अब्दुल रजाक ने देवराया के दीवान खानों के बारे में इस तरह बोला है कि दीवान खाना बहुत बड़ा, सुंदर और अच्छा दिखने में था। इसका दीवार और खम्भों पर सुंदर पेंटिंग्स वगैरह और सजावट किया गया था। राजा सेना और कीमती चीजों से सिंहासन पर बैठता था, मतलब कीमती चीजों से सजे हुए सिंहासन पर बैठता था। दरबार में मंत्री, सेनापति, अधिकारी, सैनिक और ये सब मौजूद रहते थे। पूरे दरबार में शान रहता था, दिखाई देता था, ठीक है, चमक धमक सब रहता था। राजा के सामने आने वाले लोग पूरे सम्मान के साथ मतलब बैठते थे वहां पे। अब्दुल रजाक इस दरबार की अमीरी के बारे में बहुत मतलब देख के बहुत ज्यादा खुश हुए और बहुत इसके बारे में बताए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द सिटी ऑफ विजयनगरा। तो जो फॉरेन ट्रैवलर जो होते थे वो खासकर अब्दुल रजाक जैसे और डोमिंगो पाइज ने विजयनगरा शहर के चीज़ों के बहुत ज़्यादा तारीफ की है, ठीक है। तो विजयनगरा शहर का जो चीज़ है, जैसे विजयनगरा बहुत बड़ा, सुंदर और अच्छी वेल प्लान से बना हुआ था, ठीक है। शहर के चारों ओर मजबूत और ऊंची पत्थर की दीवारें थी जो दुश्मनों से प्रोटेक्ट करती थी उनकी। शहर में चौड़ी और साफ रोड थी, जगह जगह बड़े बड़े बाजार थे जहाँ मतलब सोना, चांदी, हीरा, मोती, मसाले और घोड़ों का ट्रेड होता था। शहर में महल, मंदिर, बगीचे और तालाब बने हुए थे। मंदिर में सुंदर अच्छी पेंटिंग और इंट्रीगेट बनाए गए थे। पूरा शहर साफ सुथरा था। और अब्दुल रजाक ने लिखा कि विजयनगर दुनिया के सबसे बड़े, सुंदर और अमीर शहरों में से एक था। इसका इमारत, महल, मंदिर और बाजार देखकर वो बहुत ज्यादा उसके बाद खुश हुए और उसके बारे में बहुत ज्यादा तारीफ भी की है। अब नेक्स्ट है हमारा सोशल लाइफ ऑफ विजयनगर एज द डिस्क्राइब्ड बाय अब्दुल रजाक।
यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में मैरिज कस्टम्स है। तो विजयनगर में शादी बहुत धूमधाम और खुशी से होती थी। शादी में नाच गाना और दावत वगैरह होता था। अमीर लोग शादी में बहुत पैसा खर्च करते थे, लेकिन गरीब लोग नहीं कर पाते थे उतना। अब है सोशल करप्शन। तो सोसाइटी में जो रिलीजन वगैरह का भी था, भेदभाव था। कुछ जगहों पर ये सोशल कस्टम्स वगैरह चलते थे, वो सती प्रथा, ठीक है। अमीर और गरीब के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। कई लोग विलासिता और दिखावे पर बहुत ज़्यादा खर्च करते थे, मतलब जो बहुत सारे लोग दिखावा वगैरह करते थे। अब यूज़ ऑफ ज्वेलरी। तो अब्दुल रज़ाक कहते थे किंग का जो खजाना है वो स्टोर करता है गोल्ड। रिच और पुअर ज्वेलरी बहुत तरीके का पहनते हैं, ठीक है, अपने बॉडी में। तो वो बोलते हैं कि मैन जो है, लड़का जो है, वो रिंग पहनेगा, इयररिंग पहनेगा और प्रीशियस स्टोन्स पहनेगा। पीपल ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द कंट्री, रिच एंड पुअर अलाइक, वोर जेम स्टोन्स, ठीक है। तो वो बोले थे कि वो अमीर हो या गरीब हो, वो हर तरीके का पहनेंगे। तो जो आदमी और औरत दोनों सोना चांदी हीरा मोती और कीमती चीजों के गहने पहनते थे। अमीर लोग बहुत महंगे और भारी गहने पहनते थे। गहने पहनना था ये पैसा और इज्जत का निशानी माना जाता था वहाँ पे। तो विजयनगरा का मेन त्योहार है, फेस्टिवल है। तो विजयनगरा का सबसे बड़ा फेस्टिवल महानवमी है था, तो मतलब दशहरा। तो इस फेस्टिवल पर राजा दरबार लगाता था। सेना का परेड होता था। हाथी घोड़ा नाच गाना ये सारा चीजें करता था। पूरे किंगडम में सिर्फ खुशी खुशी होता था हर जगह। अब फूड है तो लोग मेन उनका खाना था, चावल खाते थे वो लोग। इसके साथ दाल सब्जियां फल और मसालेदार भी खाना खाते थे। और जो पोर्ट्स वगैरह के पास के लोग रहते थे, जो नदी किनारे के लोग रहते थे, वो लोग ज्यादातर मछली भी खाते थे, ठीक है। अब यहाँ का रिलीजियस टॉलरेंस है। तो अब विजयनगर में अलग अलग धर्मों के लोगों को अपने धर्म का, मतलब वो लोग अपना धर्म निभाते थे। तो वो लोग को अपना धर्म निभाने का आज़ादी था। हिंदू मुस्लिम जैन और ईसाई हर तरीके का जो ट्रेडर्स था वहाँ पे शांति रहता था, ठीक है। तो राजा सभी रिलीजन का इज्जत करता था। अब यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर। तो राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था। चोरी और लूटपाट बहुत कम होता था। ट्रेडर्स पूरा सेफ्टी के साथ होता था। जो वहाँ पे गलत काम करने वालों को बहुत ज्यादा कड़ा सजा मिलता था। अब अब्दुल रजाक डिस्क्रिप्शन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ विजयनगर। रजाक जो है वो 1442 में इंडिया आए थे। उन्होंने लिखा कि उस टाइम इंडिया, खासकर विजयनगर साम्राज्य जो है वो बहुत ज्यादा अमीर था और फेमस था। अब वहाँ का एग्रीकल्चर कैसा था, इंडिया का जो उस टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशन था वो इकोनॉमिक, मतलब वो लोग कैसे कमाता था, ठीक है। तो वो लोग कैसे कमाता था, वो लोग का मेन था कि वो लोग खेती करता था। चावल गेहूं गन्ना दालें और मसालों की खेती होती थी। सिंचाई के लिए तालाब कुएं और नहर थी, इसीलिए अच्छी फसल होती थी। अब ट्रेड कैसे, ट्रेड के बारे में, तो इंडिया का देश और विदेश दोनों से ट्रेड होता था। अरब फारसी चीन और बहुत सारे देश ट्रेडर्स जो होते थे वो इंडिया आते थे, ट्रेड करते थे। मसाला सूती और रेशम कपड़े हीरे मोती और घोड़ों का ट्रेड होता था। कैलीकट एक बहुत बड़ा पोर्ट था, ठीक है। अब मार्केट्स मार्केट्स तो शहर से बड़े बड़े मार्केट्स थे। हर तरह का सामान आसानी से मिलता था। यहाँ का ट्रेड बहुत सेफ था और ट्रेडर्स बिना डरे यहाँ पे ट्रेड करते थे। अब यहाँ का वेल्थ, तो इंडिया में सोना चांदी हीरा और कीमती चीजों का बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश लोग आए थे, ठीक है। तो राजा और बड़े जो और मतलब ट्रेडर्स होते थे वो बहुत ज्यादा अमीर थे। अब रेवेन्यू, तो किंगडम की जो रेवेन्यू था वो खेती और व्यापार से मिलने वाला टैक्स था, ठीक है। तो खेती और जो ट्रेड था वो सबसे मिलने वाला जो टैक्स था, तो इस पैसा का यूज किंगडम के लिए और उसका मिलिट्री वगैरह के लिए किया जाता था। टैक्स वगैरह जो पैसा मिलता था उनको, तो उसका यूज सिर्फ किंगडम के लिए और मिलिट्री के लिए किया जाता था। अब प्रॉस्पेरिटी, तो अब्दुल रजाक ने लिखा कि इंडिया जो है, इंडिया का सबसे फेमस और सबसे अच्छा जो राज्य है वो किंगडम जो है वो विजयनगर को माना जाता था। तो सारे राज्यों में से फेमस भी था और अमीर भी था विजयनगर। सिर्फ लोगों के पास जितना, मतलब इतना पैसा था कि वो लोग अपना लाइफ अच्छे से गुजार सकते थे, अच्छी तरह चलता था उनका लाइफ। अब नेक्स्ट हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ अथानासियस निकेटिन।
सीएस निकितिन जो है वो रशियन मर्चेंट थे जो बहामनी किंगडम आए थे 1470 में, ठीक है। तो उनका जो अकाउंट है वो शो करता है कि निकितिन मतलब जो है वो किंगडम के बारे में निकितिन ने लिखा कि आम लोग बहुत गरीब थे, लेकिन राजा अमीर और बड़े ऑफिसर्स बहुत अमीर और ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। यानी सोसाइटी में अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ा अंतर था। विजयनगर के बारे में बहमनी राज्य से जाने के बाद निकितिन विजयनगर पहुंचे। उन्होंने लिखा कि विजयनगर बहुत बड़ा और फेमस शहर था। शहर की सेफ्टी बहुत मजबूत थी। विजयनगर 3 मजबूत किले पोर्ट से घिरा हुआ है। शहर के 3 तरफ रिवर्स बहती है, उससे दुश्मनों के लिए हमला करना मुश्किल था। शहरों के चारों ओर घना और डरावना जंगल था जो उसका सेफ्टी में काम करता था, ठीक है। तो ये जो है ये अथेनेसियस निकिटिन लिखे थे 1470 में जब वो बहमनी किंगडम आए थे। अब वो है डोमिंगो पाइस 1520 में एडी में 16 सेंचुरी के हैं। तो पोर्तुगीज मर्चेंट डोमिंगो पाइस विजयनगर आए थे 1522 में। जब ये विजयनगर आए तो यहाँ पे कौन राजा था? किंग कृष्णा देवा राया। कृष्णा राया के बारे में डोमिंगो पाइस ने लिखा कि कृष्णा देवा राया सभी राजाओं में से सबसे लर्न और सबसे अच्छे राजा थे। वो गुड जज थे और सही फैसला करते थे। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, अच्छे थे, सभी अच्छे जो गुण थे, इंडोर विथ ऑल वर्च्यूज राजा थे, ठीक है। राजा के अंदर सारा अच्छा खूबी था। उनका जो प्रजा था वो उनसे बहुत खुश थी। विजयनगर शहर के बारे में उसने विजयनगर को रोम जितना बड़ा और बहुत सुंदर शहर बताया। उसके हिसाब से ये दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मोस्ट पॉपुलर शहरों में से एक था। यहाँ दुनिया के कई देशों के ट्रेडर्स ट्रेड करने आते थे, इसीलिए जो फॉरेन ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा मतलब बढ़े यहाँ पे। अब मंदिरों के बारे में उन्होंने कहा कि शहर के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे सुंदर और बड़े मंदिर थे। मंदिर में पुजारी पूजा पाठ करते थे। लोगों के खाने के बारे में डोमिंगो पाइस ने लिखा कि शहर के लोग जानवरों का मांस नहीं खाते थे। शहर में मांस की बिक्री भी नहीं होती थी। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ परनाउ नूनेस जो 1535 से 1537 तक इनका है, ठीक है। तो परनाउ नूनेस पोर्तुगल का एक ट्रैवलर थे। वो 16th सेंचुरी के पहले इंसान थे जो विजयनगर आए। उन्होंने अपने ट्रैवल में विजयनगर किंगडम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी। विजयनगर पैलेस, ठीक है। तो नूनेस ने कहा कि विजयनगर का शाही महल बहुत सुंदर और शानदार था। महल में सुंदर इमारतें, बड़े हॉल और शानदार सजावट थी। राजा का जीवन बहुत ऐशो आराम और शान शौकत वाला था। राजा जो ऑपलेंस ऑफ द किंगडम, तो राजा का चीजें, ठीक है। तो उसने लिखा कि विजयनगर बहुत अमीर और फेमस राजा मतलब राज्य था, अच्छा राज्य था, खूबसूरत था। यहाँ सोना चांदी हीरे और कीमती चीजों की कोई भी कमी नहीं थी। यहाँ का ट्रेड और खेती दोनों बहुत अच्छे थे। अब यहाँ का ब्राह्मण्स ऑफ विजयनगर के बारे में उन्होंने कहा है, ब्राह्मणों के बारे में। तो नुनेस ने अपने बुक में लिखा कि ब्राह्मणों के बारे में मतलब उन्होंने डिटेल में कहा कि उसने बताया कि ब्राह्मण जो है वो साम्राज्य में बहुत इज्जतदार थे। वो पूजा पाठ, पढ़ाई लिखाई और मतलब रिलीजियस चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस है उनका, ठीक है। जो राजा भी ब्राह्मण्स का इज्जत करता था और उन्हें पैसे देते थे। अब है ट्रैवलॉजी ऑफ लुडिको दे वर्थिमर। लुडिको दे वर्थिमर जो है वो इटली का एक ट्रेडर्स थे और वो ट्रैवलर भी थे। तो वो 16th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इंडिया आए। उन्होंने गोवा, मंगलूर और इंडिया के वेस्ट साइड शायद उन्होंने बहुत सारे सिटी देखे, ठीक है। वो ज़मीन के रास्ते बहुत सारे जगह भी गए, ठीक है। वो सी से नहीं गए, वो ज़मीन के रास्ते गए। इसीलिए उसके जो ट्रैवल थे वो हमें ओवरलैंड ट्रेडर्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देता है, ठीक है। अब विजयनगर के लोगों के कपड़े के बारे में, तो अमीर लोग छोटी शॉर्ट शर्ट पहनते थे। वो मुस्लिम शैली और पगड़ी पहनते थे जिस पर रेशम और सोने के धागों से कढ़ाई होती थी। राजा का पहनावा कैसा था? ड्रेस ऑफ द किंग,
तो लड़ाई के टाइम पे राजा सोने का मुकुट पहनता था, गोल्डन क्राउन पहनता था। राजा रेशमी कपड़ों के ऊपर सोना और कीमती गहनों से सजा हुआ कपड़ा पहनता था। राजा का घोड़ा भी गोल्ड और चांदी ये सब चीज से सजाया जाता था। राजा का जो रॉयल प्रोसेशन के बारे में है, तो जब राजा कहीं जाता था तो उसके साथ 4-5 फ्यूडल लॉर्ड्स, बड़े बड़े नॉबल्स और लगभग 6000 घोड़सवार सैनिक चलते थे। इससे राजा का जो पावर है वो और पावर के बारे में पता चलता था। अब इकोनॉमिक कंडीशन, तो बर्थेमर ने लिखा कि विजयनगर में किसी भी चीज़ों की कमी नहीं थी। विजयनगर बहुत अमीर और फेमस था, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती थी। उसने लिखा कि वहाँ कभी फैमाइन नहीं पड़ता था, वहाँ कभी अकाल नहीं पड़ता था, वहाँ भी यहाँ का फूड हैबिट्स थे। तो उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण जो है वो मांस और मछली नहीं खाते थे, वो शाकाहारी भोजन खाते थे, वो वेज थे। ठीक है। अब एडुकेशन के बारे में, तो विजयनगर में संस्कृति पढ़ाने के लिए स्कूल बहुत ज़्यादा थे। राजा इन स्कूलों के खर्च के लिए फ्री में ज़मीन दान दे देता था। अब यहाँ के लैंड ग्रांट दी जाती थी। ठीक है। टीचर्स को लैंड ग्रांट भी दी जाती थी। अब लैंग्वेज, तो गांव में तमिल, मराठी और प्राकृत लैंग्वेज बोली और पढ़ाई जाती थी। तो ये सारी चीज ये लुडिको दे वेठेमर ने बोला। अब ट्रैवलॉजी ऑफ द्वारके बारबरोसा ने क्या कहा है, तो इसके बारे में बारबरोसा जो थे वो पोर्तुगीज ट्रैवलर थे जो विजयनगरम में आए 1516 में। ठीक है। तो उन्होंने अपने ट्रैवलॉजियों में विजयनगर का ट्रेडर्स वगैरह के बारे में, उन्होंने विजयनगर के बारे में भी अपनी ट्रैवलॉजी में लिखा था। तो विजयनगर के बारे में लिखा कि विजयनगर बहुत अमीर और पावरफुल राज्य था। यहाँ सोना, चांदी, हीरे, मोती और कीमती चीज़ों बहुत ज़्यादा थी। अब उसका ट्रेड के बारे में, तो विजयनगर का देश और फॉरेन देश दोनों में ट्रेड होता था। अरब, फारसी, चीन और पोर्तुगल के ट्रेडर्स यहाँ आते थे। मसाले, कपड़े, घोड़े, हीरे और मोतियों का ट्रेड होता था। बाजार, तो शहर में बड़े और अच्छे बाजार थे, हर तरह का सामान आसानी से मिल जाता था। ट्रेड सेफली होता था। अब यहाँ का सोसाइटी, तो लोग खुश थे, खुशहाल मतलब जीवन जीते थे। अलग अलग रिलीजन के लोग शांति से रहते थे। राजा सभी रिलीजन का इज्जत करता था। कानून, जो लॉ है, लॉ ऑर्डर है, वो अच्छा चलता था। सारे जो गलत काम करने वाले लोग होते थे उनको सजा दिया जाता था। यहाँ का ट्रेडर्स का अच्छे तरीके से रक्षा किया जाता था, प्रोटेक्ट किया जाता था उनको। अब है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड 16th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी एडी। मुगल रूल जो है वो 16th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक हुआ। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया का हिस्ट्री के लिए। तो इस टाइम इंडिया के बड़े हिस्से पर मुगलों का राज था। मुगल ने इंडिया के कई छोटे छोटे किंगडम को एक राज के तहत जोड़ दिया। ठीक है। ये लोग जोड़ दिया, मुगल जो है ये जोड़ दिया। ठीक है। तो इससे इंडिया के बड़े बड़े भाग में पॉलिटिकल यूनिटी आया। पॉइंट में दिया हुआ है बाबर। तो 1526 में बाबर ने बैटल ऑफ पानीपत का पहला लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। ठीक है। इस जीत के बाद बाबर ने इंडिया में मुगल किंगडम का इस्टेब्लिश किया। ठीक है। उन्होंने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। बाबर ने इंडिया में मजबूत और सेंट्रलाइज्ड किंगडम इस्टेब्लिश किए। तो उन्होंने राजा की ऑथोरिटी ऑफ द किंग को फिर से मजबूत किया। जो राजा का सत्ता होता है, जैसे ऑथोरिटी ऑफ द किंग, उसको दोबारा से मजबूत किया। बाबर की जीत से इंडिया में एक नया युग आया। जैसे पहले दिल्ली का राजा लोधी डायनेस्टी वगैरह चला था, अब नया आ गया, मुगल, सब मुगल के अंडर हुआ। तो बाबर का जब बाबर मरा तो उसका सबसे बड़ा बेटा हुमायूं 1530 में दिल्ली का मुगल सम्राट बना। तो हुमायूं का सबसे बड़ा दुश्मन बिहार का अफगान शेर शाह सूरी था। बिहार का जो अफगान रूलर था वो शेर शाह सूरी वो था। तो 1540 में कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया। हारने के बाद हुमायूं भारत छोड़कर पर्शिया चला गया। इसके बाद शेर शाह सूरी ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया और इंडिया में दूसरे अफगान साम्राज्य को इस्टेब्लिश कर दिया। पहला जो अफगान एम्पायर था इंडिया का वो लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश से था। ठीक है। लोधी एम्पायर से था।
तो अब शेरशाह सूरी ने 1514 से 1545 तक लगभग 5 साल इंडिया पर राज किया। राज के टाइम पे छोटा था वो, ठीक है, राज का टाइम बहुत ज़्यादा छोटा था, लेकिन ना उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किए। तो क्या क्या काम किए ये दिया हुआ है। तो शेरशाह ने अपने राज्य को बढ़ाया, ठीक है, पंजाब, मुल्तान, मलवा, ग्वालियर, भौर, मारवाड़, ये सारे जगह पर बढ़ाया, ठीक है, ये सारी चीज जगहों को कब्जा किया। अब इसका एडमिनिस्ट्रेशन, तो शेरशाह ने बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश किया। तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत अच्छा था। तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन के बाद मुगल किंगडम्स और ब्रिटिश ने भी सीख ली उसका एडमिनिस्ट्रेशन से। तो अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम, तो उसने लैंड रेवेन्यू सिस्टम का स्टार्ट किया। किसानों की ज़मीन की नाप वगैरह को सही तरीके से किया, नाप वगैरह किया सही तरीके से। अब कॉइन्स, तो उन्होंने चांदी का पैसा और तांबे के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के चलाए, इससे ट्रेड आसान हुआ। अब रोड्स एंड कम्युनिकेशन, तो उसने लंबी सड़क और का इस्टेब्लिश किया, ठीक है, लंबा सड़क बनाया और ट्रैवलर्स जो होते हैं उनके रुकने के लिए सराय बनवाई, ठीक है, पोस्टल सिस्टम वगैरह को भी ठीक किया। इससे जो ट्रेड है और जो ट्रैवलिंग है वो आसान हो गया। अब है अकबर जो है वो मुगल किंगडम को सबसे महान और सबसे अच्छा राजा माना जाता था। उनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उन्होंने 1556 से 1605 तक लगभग 49 साल राज किया। अकबर कैसे राजा बने, तो 1556 में उनके पिता हुमायूं जब डेथ हुआ, तो उस टाइम पे अकबर का उम्र सिर्फ 13 साल के थे। इसीलिए शुरू में बैरम खान ने उसके लिए राज्य संभाला, ठीक है। पानीपत का दूसरा लड़ाई 1556 में हुआ। तो अकबर के राज्य बनने के तुरंत बाद हुमायूं ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पानीपत के दूसरे लड़ाई में अकबर का जो सेना ने हेमू को हरा दिया। अब इस जीत के बाद इंडिया में मुगल शासन फिर से मजबूत हो गया। अब अकबर का राज कितना बढ़ा, ठीक है, तो अकबर ने कई राज्य जीतकर अपना एक बड़ा ऐसा किंगडम बनाया। तो राजस्थान, गुजरात, बंगाल, कश्मीर, सिंध, काबुल, दक्कन के कुछ हिस्से और अपने ये किंगडम में मिला लिया। अब एडमिनिस्ट्रेशन, तो अकबर ने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का स्टार्ट किया, ठीक है। अब पूरा राज्य जो है छोटा छोटा प्रोविंसेस में बांटा, अच्छे ऑफिसर्स को अपॉइंट किया, किसानों से सही टैक्स लिया जाता था। अब रिलीजन के बारे में, तो अकबर सभी रिलीजन का इज्जत करता था। उसने जजिया कर हटा दिया, मतलब उन्होंने सबके साथ बिहेवियर भी उनका अच्छा था। इबादत खाना बनवाया जहाँ अलग अलग रिलीजन के लोग बैठ के बात करते थे। बाद में उसने दीन-ए इलाही नाम का नया रिलीजन वगैरह स्टार्ट किया। तो ये जो है ये कला और संस्कृति के बारे में है। तो अकबर ने ये जो पेंटिंग हो गया, ये सॉन्ग वगैरह हो गए, ये सारा चीज़ को भी बढ़ावा दिया। उसके दरबार में नवरत्न 9 महान इंसान थे, जो जैसे बीरबल, तानसेना, अबुल फजल, राजा टोडरमाल। तो अकबर का क्या अच्छाई था, तो बहादुर और बुद्धिमान इंसान थे, बहादुर और इंटेलिजेंट थे, ठीक है। तो सभी रिलीजन का इज्जत करते थे। अपना जो जनता होता था उस जनता का भलाई के लिए काम करते थे, इसीलिए उसे अकबर द ग्रेट कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है जहांगीर। तो जहांगीर ने अपने फादर अकबर के आधा अधूरा काम को पूरा करने का कोशिश किया और जो मुगल किंगडम को मुगल रूल को आगे और मजबूत बनाया। अब कंक्वेस्ट ऑफ मेवाड़, तो अकबर मेवाड़ को पूरी तरह अपने अंडर नहीं कर पाए थे। जहांगीर ने इस काम को पूरा किया। 1615 में राणा अमर सिंह ने मुगल से ट्रीटी कर ली, इससे मेवाड़ पर मुगलों का ज़्यादा रूल हो गया, ठीक है। तो अब बंगाल पर मुगल शासन, तो बंगाल में 12 भाईयांस नाम के जमींदार मुगल के खिलाफ थे, ठीक है।
तो जहांगीर ने अपने सेनापति इस्लाम खान और राजा मान सिंह का मदद से उन्हें हरा दिया। इसके बाद बंगाल पर मुगल की धूल पूरी तरह आ गया। ठीक है, अब अहमदनगर के बारे में तो अकबर सिर्फ अहमदनगर का कुछ हिस्सा ही जीत पाए थे। जहांगीर के टाइम पे 1616 में मुगल सेना ने मलिक अंबर को हराकर अहमदनगर पर कब्जा कर लिया। अगले साल कई और किले पर भी मुगलों का अंडर हो गया। ठीक है, बहुत सारी जगहों को ये जहांगीर अंडर कर लिया। ठीक है, तो अब कुंधार का नुकसान। तो जहांगीर जब राज करते थे तो उसके लास्ट में पर्शिया के राजा शाह अब्बास दूसरे कंधार पर हमला किए। ठीक है, अब 1622 में कंधार मुगल के हाथ से निकल गया और पर्शिया के कब्जे में चला गया। ये जहांगीर का राज का एक बड़ा कमजोरी माना गया है। ठीक है, अब है शाहजहां। तो जहांगीर का दूसरा बेटा खुर्रम ये राजा संभाला। ठीक है, तो जिसका नाम शाहजहां, जिसको शाहजहां सब बोलने लगा। शाहजहां जो है वो अपने टाइम पे अपना जो मुगल एम्पायर है उसको बहुत मजबूत बनाने की कोशिश की है। तो शाहजहां ऑर्डर दिए सूबेदार ऑफ बंगाल कासिम को, ठीक है, कि पोर्तुगीज को हटाओ। हुगली और चित्तगोंग से मुगल सेना ने हमला किया और पोर्तुगीज लोगों को वहां से हटा दिया। अब कुंधर, बल्ख और बदख्शान इन सेंट्रल एशिया के, तो शाहजहां ने कुछ टाइम के लिए कंधार, बल्ख और बदख्शान पर कब्जा कर लिया, लेकिन न वो इन जगहों पर लंबे टाइम तक नहीं अपना कब्जा नहीं रख सके। कुछ टाइम बाद ये जगह फिर मुगल के हाथ से निकल गई। अब अहमदनगर पर कब्जा। तो 1633 में शाहजहां ने अहमदनगर को पूरी तरह मुगल एम्पायर में मिला लिया, मुगल के अंडर कर लिया। इससे जो है इससे साउथ का मुगल का जो पावर है वो बढ़ गया। ठीक है, तो शाहजहां का जो डेक्कन का जो साइड का जो पॉलिसी था वो सक्सेसफुल रहा। गोलकोंडा और बीजापुर के शिया सुल्तानों ने मुगल को अपने अंडर एक्सेप्ट कर लिया। दोनों जो राज्य है वो मुगल जो सम्राट है उसका ट्रिब्यूट देना शुरू कर दिया। इस तरह के मुगल के अंडर राज्य बन गया। ठीक है, अब है औरंगजेब। जो है वो मुगल एम्पायर के छठवें और आखिरी पावरफुल बादशाह थे। ठीक है, उनका पूरा नाम मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर था। वो शाहजहां का बेटा था। औरंगजेब कैसे बादशाह बने? तो जब शाहजहां बीमार पड़ा तो उसके 4 बेटों में गद्दी के लिए लड़ाई शुरू हो गया। औरंगजेब ने दारा शिको, मुराद और शुजा को हराकर गद्दी हासिल किया। ठीक है, 1658 में वो बादशाह बना। उसने अपने फादर शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। शाहजहां का अब है यहाँ पे औरंगजेब ने मुगल एम्पायर को सबसे बड़ा बना दिया। उसने बीजापुर 1686 और गोलकोंडा 1687 पर कब्जा कर लिया। ठीक है, 1687 में कब्जा कर लिया। उसके टाइम पे मुगल एम्पायर लगभग पूरे इंडिया में फैल गया था। डेक्कन के बारे में, ठीक है, तो औरंगजेब ने डेक्कन में कई साल तक लड़ाई की है। उसने बीजापुर और गोलकोंडा जीत लिए, लेकिन मराठा खासकर शिवाजी और उनके जो उनके उत्तराधिकारी थे लंबे समय तक लड़ाई चलती रही। शिवाजी और उनके उत्तराधिकारी से बहुत टाइम तक लड़ाई चल रहा। ठीक है, उनका पीढ़ी से पीढ़ी लड़ाई हुआ। ठीक है, तो इन लड़ाई से मुगल का बहुत पैसा और सेना खत्म हो गया। ठीक है, खर्च हो गया। तो अब है औरंगजेब जो है वो कट्टर सुन्नी मुस्लिम थे। उन्होंने 1679 में जजिया कर फिर से लगा दिया, कुछ मंदिर को तोड़वाया और इस्लामी नियम को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया। लगातार लड़ाई और ज्यादा खर्च होने की वजह से जो मुगल एम्पायर था वो और बहुत ज्यादा कमजोर हुआ। मराठा, जाट, सिख और राजपूत के लड़ाई बढ़ गया। इसीलिए औरंगजेब के टाइम के लास्ट में मुगल एम्पायर जो था वो खत्म हो गया। अब 1777 में औरंगजेब का डेथ हो गया। अहमदनगर के पास हुआ। ठीक है, अहमदनगर के पास औरंगजेब का 1707 में डेथ हुआ। उसके बाद मुगल जो एम्पायर है वो धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।